नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज उनसे शिरोमणि अकाली दल ने किसान बिल को लेकर एनडीए से गठबंधन तोड़ा है, इस पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, शिरोमणि अकाली दल ने किसान बिल जो पास हुआ है उसको जो लेकर जो पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा था, उसको लेकर गठबंधन तोड़ा एनडीए से, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिरोमणि अकाली दल का ताल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब ज़राअत के मामले में मरकज़ है, यानी खेती किसानी के मामले में अगर देखा जाए तो पंजाब को हम मरकज़ मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे खेती होती है और वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर जो ज़रई बिल यानी खेती और किसानी के ताल्लुक़ से जो बिल आया है, मंडी के ताल्लुक़ से जो बिल आया है, अब वो पास भी हो गया है लोकसभा और राज्यसभा से, और वो एक कानून बन गया है। 3 कानून जिसको काला कानून करार दे रही है अपोजिशन पार्टियाँ। तो अपोजिशन पार्टियाँ तो इसकी मुखालिफ थी ही, लेकिन एनडीए में जिस तरीके से टूट हुई है, और पहले हरसिमरत कौर जो मिनिस्टर थी वो, और अभिजीत बादल, इन सब ने पहले इस्तीफ़ा दिया, ये मरकज़ में वज़ीर थे, और मुतनब्बे किया, हुकूमत को आगाह किया, एक तरीके से धमकी भी दी थी कि आप एमएसपी तय करें और इसमें कुछ तरमीम करें, ये कानून सही नहीं है। लेकिन मोदी हुकूमत ने उसको नहीं सुना। अच्छा, मोदी हुकूमत सुनेगी क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ख़ुद 300 सीटें हैं और हुकूमत के लिए 272 चाहिए, तो उसको क्या फ़िक्र पड़ी है कि वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो एलजेपी हो या दूसरी पार्टियां हैं, वो पिछलग्गू हो गई हैं। वो कोई पार्टी मानी नहीं रखती हैं हुकूमत में, वो बस हैं बराए नाम, उनकी कहीं कोई चलती नहीं है। पासवान को एक ज़माने से किसी ने देखा होगा, रामविलास पासवान को, कि वो किसके मंत्री हैं। यानी अगर 5 किलो अनाज भी बांटना हुआ तो उसका ऐलान रामविलास पासवान ने नहीं किया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर तो वही हैं पासवान जी। तो मतलब कोई पार्टियों की हैसियत नहीं है। ऐसी सूरत में जब प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरी पॉलिटिक्स पंजाब की है, ऐसे में अगर शिरोमणि अकाली दल एनडीए का साथ नहीं छोड़ती, बीजेपी के साथ नहीं छोड़ती, मोदी हुकूमत के साथ नहीं छोड़ती, तो वो ख़त्म हो जाती। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। गुज़िश्ता दिनों योगेंद्र यादव ने ये बात बाकायदा पंजाब की एक रैली में कहा कि ये किसानों की आवाज़ है, घनगरज है, और ये पहला सीढ़ी का डंडा टूटा है, पहला विकेट गिरा है कि मतलब शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को अलग किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर गौर कर ले और देखे कि अगर वाकई इससे कुछ नुकसान है। तो हम कह रहे हैं कि जब एक बात ये कही जा रही थी अब्बास साहब कि आप इस बिल को लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें या राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, वहाँ बातचीत हो जाए। फिर एक और डिमांड ये की गई थी, इसमें क्या नुकसान था कि आप ये तय कर दीजिए एमएसपी, जैसे हर सामान पर लिखा होता है कि मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, कि इससे ज़्यादा कोई जो है नहीं बेच सकता। हर आप जो भी छोटी छोटी चीज़ लेके जाइए, एमआरपी उस पर लिखा होता है, एमआरपी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, यानी इससे ज़्यादा कोई इसको नहीं बेच सकता, ये एक वहाँ पे कर दिया जाता है। उससे कम में तो लोग ख़रीदते हैं। बिल्कुल, कि 10 रुपये अगर उस पर लिखा है, तो जब आप थोक में सौदा लेने जाएंगे तो हो सकता है वो 8 रुपये मिले, फिर और अगली दुकान में जब जाएगा तो 9 रुपये में हो सकता है हो जाए, फिर और जाएगा तो वो 9.5 रुपये हो जाएगा, और फिर वो 10 रुपये मैक्सिमम।
ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी एमआरपी अगर लिखा है 10 रुपये और अगर वो 10.5 रुपये में भी दे रहा है तो आप एतराज़ कर सकते हैं, और आप एतराज़ करते हैं कि साहब ये तो ये लिखा है, आप 10.5 क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल कोई ये नहीं कहे, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें एमआरपी ना लिखा हो। बिल्कुल। और अगर नहीं लिखा होगा तो वो तो कुछ भी दाम आपको दे देगा। बिल्कुल। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही थी किसानों के कि आप कम से कम जो है वो जो कीमत है अनाज की, बिल्कुल ठीक है, वो आप तय कर दीजिए, एमएसपी तय कर दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वो आप तय कर दीजिए, और ये कह दीजिए कि जो बेचेगा वो भी इससे कम में नहीं बेचेगा, जो ख़रीदेगा वो भी इससे, वो भी आपने नहीं किया। आज मन की बात में वज़ीर आज़म ने कहा, बताया कि कैसे ये फ़ायदेमंद है और कैसे लोग दूसरी जगह, आप देखिए मैं जानता हूँ, मैंने ऐसा भी देखा है, आम हो या आलू हो कि लोग गए मार्केट में लेके और पहुँचते पहुँचते और वहाँ खड़े खड़े इतना सस्ता हो गया वहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा माल पहुँच गया मंडियों में कि आलू सड़ गया। यानी जो जिस ट्रक से किसान लेके गया आलू या प्याज, तो उस ट्रक का भाड़ा देने तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो वो छोड़ के भाग आया, सड़कों पर फेंके गए। तो इस तरीके से आप बताइए कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल महंगा हो गया, भाड़ा महंगा हो गया, ट्रेन का भाड़ा महंगा हो गया, ट्रक का भाड़ा महंगा हो गया, कहाँ से किसान ले कर के जाएगा और दूसरे स्टेट बेचेगा और कैसे बेचेगा। बिल्कुल। ये तो सरमायाकार जो कह रहे हैं ना कि सरमायाकार जो है वो ख़रीद लेगा मनमाने तरीके से, और फिर जब सब ख़रीद लेगा, ठीक है, जब सब ख़रीद लेगा तो मनमाने तरीके से बेचेगा। जैसे प्याज 150 रुपये बिक जाती है, कैसे बिक जाती है प्याज। हमारे पास मान लीजिए माल है, हमने सब माल ख़रीद लिया मार्केट का पूरा, अब हम उसके मालिक हो गए, फिर हम जितना चाहें बेचेंगे। बिल्कुल। क्योंकि कहीं पे ये नहीं लिखा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो दिल चाहे प्याज चाहे 150 में बेच दो, 200 में बेच दो। बिल्कुल। दाल 200 रुपये किलो बिक गई, कैसे बिक गई। ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए, उससे किसान का असल में फ़ायदा नहीं होने वाला। 200 रुपये किलो अगर दाल बिकी तो उससे किसान का भला नहीं हुआ है, बनियों का भला हुआ है, उन सरमायाकारों का भला हुआ है जो अपने स्टोर में रखे हुए थे दालें। ठीक है, प्याज का अगर दाम बढ़ता है तो उससे किसान बेचारा कहाँ रख पाता है, वो तो खोदता है और बेचता है, क्योंकि उसको कर्ज देना है, जिससे पैसे उधार लिए वो देना है और दूसरी खेती करना है। बिल्कुल। प्याज बेचेगा भाई तभी तो दूसरी उसमें गेहूं आलू बेचता है। मैं देखता हूँ किसान आलू लगाता है, आलू खोदा जाता है, आलू जब निकलता है तो आलू के बाद गेहूं लगता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आलू बिकेगा तभी तो गेहूं के बोने के लिए पैसा आएगा। किसान रख नहीं सकता है, ख़राब भी हो जाएगा, उसके पास स्टोर के लिए जगह नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन तमाम नज़ाकतों को समझना चाहिए। अगर वाकई किसानों की हमदर्द हुकूमत है तो किसानों के साथ मशवरा करे, बातचीत करे, उनके दरमियान जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये करना बहुत ज़रूरी है। जी तो सब हरियाणा की जननायक जनता पार्टी जो कि दुष्यंत चौटाला की, उसने भी नाराज़गी जाहिर की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इसको नहीं, उसने नाराज़गी नहीं जाहिर की है बस साहब, उसकी पार्टी के लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। उसमें कई अरकान जो है वो नाराज़ है। देखिए, पंजाब के बाद हरियाणा भी ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत किसान रहते हैं, खेती बहुत होती है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा दोनों जगह बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट जारी है वहाँ पे। वहाँ पे सड़कें जाम की गई हैं, रेल पटरियाँ रोकी गई हैं, और तो दुष्यंत चौटाला पे अब प्रेशर बन रहा है। बिल्कुल। प्रेशर ये बन रहा है कि आप तो किसानों की बात करते थे, चौटाला जो हैं, जो दुष्यंत के वालिद साहब, वो तो मैं पीछे नहीं जाऊँगा कैसे वो एनडीए में शामिल हुए, कैसे वो आए जेल से निकल, वो सब, लेकिन वो किसानों के लीडर थे।
तो कैसे किसानों के लीडर है? बिल्कुल, ये एक सवाल उठ रहा है, उन पर प्रेशर है। तो वहाँ पे अरकान जो हैं, तो अगर अरकान असेंबली साथ छोड़ते हैं तो इनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, दुष्यंत चौटाला को, इनको भी। तो जैसा कि योगेंद्र यादव कह रहे थे कि दूसरा विकेट बहुत जल्द हरियाणा में गिरने वाला है, बहुत प्रेशर है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो ये जब इतनी बड़ी, लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको कि देखिए, जो दुष्यंत चले जाएं, हरसिमरत कौर चली जाएं, रामविलास पासवान चले जाएं, अठावले चले जाएं, अरे कोई चला जाए, बिल्कुल, उससे इनकी हुकूमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये जो चाहते हैं वो कर देते हैं, किसी से मशवरा नहीं, किसी से राय नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो राय मशवरा कम से कम करना चाहिए, और अभी भी वक्त है। देखिए, अभी भी वक्त है। अब जब आप फ़ायदा बताते हैं तो लोगों को यकीन इसलिए नहीं होता कि आपने तो नोटबंदी में भी बहुत फ़ायदे बताए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। आपने जीएसटी के बहुत फ़ायदे बताए, बाद में जीएसटी में आपने सैकड़ों अमेंडमेंट कर दिए, लेकिन उसका कहीं कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई, माइनस में गई। उसकी एक वजह अभी कोरोना है, लेकिन कोरोना से पहले भी तो हमारी जीडीपी बहुत कम थी। हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि हमारी जीडीपी 3 से नीचे चली जाएगी। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो माइनस में चली गई। और लॉकडाउन भी आपने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर लॉकडाउन आपने कर दिया। बिल्कुल। तो कम से कम आप मशवरा करें, बातचीत करें, उसके बाद कोई फ़ैसला लें तो उसका एक फ़ायदा होता है, वरना उसका नुकसान होगा। आप मशवरा, भाई क्यों आप मशवरा नहीं करते हैं? क्यों किसी से बातचीत नहीं करते हैं? हाँ, क्यों आप बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि अब जो हम कर रहे हैं वही अच्छा है? हाँ? ये तरीक़ा ठीक नहीं, इससे हुकूमत अच्छी नहीं चलती। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि आपको मशवरा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर अच्छी बात दुश्मन की भी है तो वो भी माननी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको गुमराह करे, उससे अच्छा तो आपका दुश्मन है कि जो आपको आगाह करता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क पहले ही से बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये जो किसानों का, देखिए बेरोज़गारी अब्बास साहब बहुत तेज़ी से फैली हुई है। अभी जो लॉकडाउन हुआ इसमें जो रिपोर्टें अलग अलग आ रही हैं कि 10 से 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। देखिए, अभी भी अगर आप गैर मुनज़्ज़म सेक्टर बात करें तो उसमें खेती जो है वो रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है। सारे लोग लगे रहते हैं उसमें, फ़ायदा हो ना हो लेकिन लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उनका मेहनत करते रहते हैं दिन रात। नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, इससे परवाह न करके, लेकिन उसमें लगे हुए हैं, गोया कि एक रोज़गार। लेकिन अगर वो भी छिन जाएगा, उस पर भी अगर सरमायाकारों का कब्ज़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा मुल्क का? कहाँ जाएगा 60% हमारा किसान? इनका क्या होगा? कैसे इनकी ज़िंदगी चलेगी? ये तो बंधुआ मज़दूर हो जाएंगे, फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी इनकी हो जाएगी। ये एक तरीके से ग़ुलाम हो जाएंगे बड़े बड़े लोगों का। जो पहले सिस्टम था ज़मींदारी, तो अब वही सिस्टम तो हो जाएगा। सरमायाकार बड़े बड़े जो है आपका सब ले लेंगे, आप उनके आगे कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे। जी, यानी कि जो राहुल गांधी ने आज अपने बयान में कहा है कि किसानों को ग़ुलाम बनाने की मोदी सरकार साजिश कर रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, साजिश वोजिश नहीं है, ये एक बनाया ही सिस्टम जा रहा है। इसमें साजिश क्या है? ये तो खुली बात है। और राहुल गांधी कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि मैं तो ख़ुद इस चीज़ को देख रहा हूँ ना, कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद लेंगे, आप उसके मालिक हो जाएंगे, हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे। बिल्कुल। हैं, आप मनमाना पैसा लोगे। जिसके पास स्टॉक हो जाता है तो, और गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, तो यकीन दिलाए, यही तो लोग कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए ना। बिल्कुल। लेकिन वो कहा नहीं जा रहा है। इसलिए इसमें किसानों को मैं समझता हूँ कि नुकसान है,
और वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क जो है वाकई एक ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी है, और लेकिन सिर्फ अपोजिशन पार्टी नहीं कह रही बल्कि ख़ुद एनडीए में शामिल जो शिरोमणि अकाली दल है वो कह रही है। हाँ, अभी और आवाज़ उठेंगी। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं भेजते हैं इसको सेलेक्ट कमेटी में, क्यों इस पर 2 महीने में क्या ऐसा हो जाता, आप बताइए कौन सी आफत आ जाती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दाल में काला अब्बास साहब है, और उस दाल में काले को हमें ठीक करना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज उनसे शिरोमणि अकाली दल ने जो एनडीए से गठबंधन तोड़ा है, इस पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।